नमस्ते, राधे राधे, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर का बॉटनी का जो पेपर फर्स्ट है, साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी का पेपर पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको कई सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। हम कॉन्टिन्यूटी में थे, न्यूक्लियस, हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बाद जो आपका कंटेंट आता है न्यूक्लियस में, वो आता है क्रोमोसोम, ठीक है। टॉपिक तो न्यूक्लियस के बाद आपका दिया है सेल सिग्नलिंग, जो आपका सिलेबस है उसमें अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस में आपको न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में पढ़ना था। तो इनके बाद आपको जो टॉपिक दिया पढ़ने के लिए वो सेल सिग्नलिंग है, लेकिन सेल सिग्नलिंग को हम पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि जो चीज़ न्यूक्लियस के बाद हमें पढ़नी है वो है क्रोमोसोम, क्योंकि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाता है। तो क्रोमोसोम हम न्यूक्लियस के बाद पढ़ेंगे। उस क्रोमोसोम की सारी चीज़ें, जितना उसका क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन है, जॉइंट क्रोमोसोम, कंपैक्शन है, वो सारी चीज़ें। देन क्रोमोसोम नंबर और साइज में जो वेरिएशन पाया जाता है, एबेरेशन के बारे में पढ़ना है उसको। ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद तब हम सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे। और सेल सिग्नलिंग हमें बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ना है। सेल सिग्नलिंग को इसके पहले आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अपने सेल सिग्नलिंग को बहुत डिटेल से पढ़ा, GPCR वगैरह के बारे में, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर वगैरह के बारे में, जैक-स्टैट पाथवे के बारे में, ये सब बहुत डिटेल में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे हमें सेल सिग्नलिंग बस थोड़ा सा पढ़ना है कि कैसे सेल एक दूसरे को सिग्नल देते हैं, ठीक है। लेकिन उसको स्टार्ट करने से, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। इन नोट्स के अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोम, तो आप सबको पता है कि आपके सेल, ठीक है, सेल यहाँ पे दिखाया गया है कि सेल पाया जाता है। सेल में आपका न्यूक्लियस होता है, सेल में ये पाया जा रहा है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं आपके, इस तरीके से दो स्ट्रैंड में क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम। क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। और ये क्रोमोसोम यहाँ पे दिखाया गया है, और यहाँ पे क्रोमोसोम के कुछ स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, जैसे कि टीलोमियर, सेंट्रोमियर एंड क्रोमोसोम। टीलोमियर, सेंट्रोमियर, जो ये अपर पार्ट होता है क्रोमोसोम का, उसे हम टीलोमियर कहते हैं। बीच में जहाँ से ये अटैच होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम की हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कौन इसकी डिस्कवरी किया था, किसने ये नाम दिया था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। और सेल साइकिल आप सबने पढ़ा है, ठीक है। सेल साइकिल जब चलती है तो आपका सेल के हर स्टेज में आप क्रोमोसोम को नहीं देख सकते हैं, उसके लिए सेल साइकिल की पर्टिकुलर स्टेज है। आपको सेल साइकिल भी डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपके सिलेबस में है। लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि किस स्टेज में आपके सेल साइकिल के वो दिखता है। अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो जो क्रोमोसोम वर्ड जो है पहली बार डिस्क्राइब करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे आपके स्ट्रासबर्गर, ठीक है। कौन, स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर ने 1875 में क्रोमोसोम को पहली बार डिस्कवर किया था। उन्होंने सेल में देखा था कि हाँ, न्यूक्लियस में कोई चीज पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। उसे उन्होंने न्यूक्लियस में कोई चीज पाई जाती है, ठीक है, ये डिस्कवर किया था। और अगर यही बात करें, क्रोमोसोम जो टर्म है, इस क्रोमोसोम, इसका मीनिंग होता है, ठीक है। क्रोमोसोम का मीनिंग होता है, ठीक है। क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है। क्रोमा का मतलब होता है कलर, एंड सोमा का मतलब होता है बॉडी, ठीक है। ऐसी बॉडी जो कैसी हो, कलरफुल हो, जिसको कलर करने पे वो कलर दे, ठीक है। कलरफुल बॉडी को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। इसका नाम ही क्रोमोसोम इसलिए इन्होंने दिया क्योंकि अगर हम डाई से इसे कलर कर रहे थे तो इसमें एक कलर आ जा रहा था, ठीक है। इस वजह से इसका नाम पड़ गया क्रोमोसोम। और ये नाम देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, स्ट्रासबर्गर ने एक डिस्कवरी तो कर दी कि एक मटेरियल आपके न्यूक्लियस में पाया जा रहा है, लेकिन क्रोमोसोम वर्ड नहीं दिया उन्होंने नाम। फिर बाद में आते हैं 1888 में वॉल्डेयर, एक साइंटिस्ट आते हैं वॉल्डेयर। वॉल्डेयर 1888 में कहते हैं कि इस जो न्यूक्लियस की, जिस न्यूक्लियस में जिस सब्सटेंस की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया भी, उन्होंने नाम दिया क्रोमोसोम, जो जहाँ पे क्रोमा का मतलब कलर होता है, सोमा का मतलब होता है बॉडी। सोमैटिक सेल आप सबने सुना होगा, तो बॉडी के जो सोमैटिक, जो बॉडी बनाने में काम करते हैं, उन्हें हम सोमैटिक सेल कहते हैं। देन सेक्स सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे सेक्स डिसाइड करते हैं कि ये फीमेल है या मेल है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। उन्होंने ये बात क्यों कही, क्योंकि इनके पास एफिनिटी थी बेसिक डाई को, बेसिक डाई इसमें जब डाली जा रही थी तो ये कलर हो जा रहे थे। इनके नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है सेल साइकिल। सेल साइकिल के बारे में आप सब ने सुना होगा, G1 G2 इंटरफेज और एम फेज, ठीक है। G1 फेज, G2 और G1 G2
एम फेज, इंटरफेज, इसके बारे में आप सबने सुना होगा। सेल साइकिल के बारे में आप सबने सुना होगा, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारे नाम आपने सुने होंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको पता है सेल साइकिल चलती है, जहाँ पे क्या होता है, सेल साइकिल में एक सेल से फिर नई सेल्स का क्या होता है, स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि जो न्यू सेल है कभी भी किससे बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि पुरानी सेल से बनती है। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जो आपके सेल हैं, ठीक है, वो हर साइकिल में जो सेल की फेजेस होती हैं उनमें हर फेज में नहीं दिखते हैं, वो केवल और केवल मेटाफेज में दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम क्या होते हैं, रॉड शेप के हो जाते हैं, फिलामेंटस बॉडीज हो जाती हैं, रॉड शेप इस तरीके से रॉड के शेप के फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जो सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में, क्रोमोसोम के बारे में आप सबको एक बात और जानते हैं कि क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम पे ही डिफरेंट लोकस पे क्या पाया जाता है, जीन। और जीन क्या होता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए जिसमें पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। डीएनए क्या करता है, हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हमारे मदर फादर से हमारे अंदर ट्रांसफ़र करेगा, फिर हमारे अंदर से हमारे चाइल्ड्स के अंदर ट्रांसफ़र करेगा, फिर उनके अंदर से उनके चाइल्ड्स के अंदर, इस तरीके से ये ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि दे आर कैरियर ऑफ जीन, ये जीन के कैरियर होते हैं, यानी कि इनमें जीन पाए जाते हैं, जीन में फिर क्या पाया जाएगा, आपका डीएनए आरएनए पाया जाएगा। ये यूनिट होते हैं हेरिडिटी के, अनुवांशिकता के, हिंदी में से क्या कहा जाता है, अनुवांशिकता, हेरिडिटी, जिसका मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स इनटू अनदर जनरेशन, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करना, हमारे हेरिडिटी मटेरियल का ट्रांसफर होना, ठीक है। यहाँ पे फिर क्रोमोसोम के विजिबिलिटी पे ही बात कही गई है कि एक्टिव न्यूक्लियस जो होता है उसमें ये क्या होते हैं, उतने ज़्यादा अच्छे से विजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्लियरली आप इनको अगर देखना चाहते हैं तो सेल डिवीजन में आपको जाना पड़ेगा। क्रोमोसोम जो होते हैं छोटे छोटे थ्रेड से, धागों से, छोटे छोटे धागों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं, या जिन्हें क्रोमैटिन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे इनमें क्या होती है, ये स्ट्रक्चर आप देख के जान पाएंगे कि यहाँ पे इस तरीके से क्रोमैटिन थ्रेड पाए जाते हैं, इनमें क्वाइलिंग होती है, सुपर क्वाइलिंग होती है, और ये खूब ज़्यादा थिक मोटे हो जाते हैं, जिसे आपको टॉपिक भी पढ़ना है, क्रोमोसोमल कंपैक्शन, कि क्रोमोसोम इतना बड़ा होता है। जब आप उसके बारे में आपको और डिटेल में बताऊंगी कि क्रोमोसोम इतना लंबा होता है कि वो आपके अर्थ को भी राउंड कर सकता है, इतनी लंबाई है उसकी। लेकिन वो इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे एडजस्ट हो जाता है, तो उसमें सुपर क्वाइलिंग होती है, क्वाइलिंग होती है, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग होती है, थिकर बनेंगे, देन स्मॉल सा स्ट्रक्चर बना के आपके क्रोमोसोम में फिट हो जाते हैं। यही बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ये क्या होते हैं, ऑब्जर्वेबल होते हैं, नेक्ड आई से आप नग्न आंखों से इसे नहीं देख सकते हैं। जो एंड होता है सेल डिवीजन का, उस पर क्या हो जाते हैं, अनकॉइल हो जाते हैं, फाइन क्रोमेटिन थ्रेड बना जाते हैं, जो कि लाइट माइक्रोस्कोप से आपके दिखेंगे नहीं। जब ये फिर से ओपन हो जाते हैं तो ये फिर से आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। अब हम अगर क्रोमोसोम के नंबर की बात कर लें कि किस तरीके से इनके नंबर पाए जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक। तो आप सबने N2N के बारे में सुना होगा, N2N, इसके अलावा भी ये कई सारे नंबर में पाए जाते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बात करें अगर हम पहले नॉर्मली जो इंडिविजुअल में होते हैं इनके क्रोमोसोम के नंबर सेम होते हैं अगर नॉर्मल एक कैलकुलेशन किया जाए, लेकिन क्लोजली रिलेटेड स्पीच, जैसे जो क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड स्पीच हैं, उनमें क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर स्मॉलर होता है, ठीक है। सिमिलर क्रोमोसोम के नंबर पाए जाते हैं, सिमिलर क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं। जैसे आपके भाई बहन में क्या होगा, क्लोजली रिलेटेड पाया जाएगा, क्लोजली सिमिलर स्ट्रक्चर पाया जाएगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, वो भी क्लोजली रिलेटेड है। अगर इनके प्रेजेंस की बात करें तो होल सेट जो क्रोमोसोम का होता है उसे हम यूप्लॉइडी कहते हैं, ठीक है, यूप्लॉइडी कहते हैं। इसके बारे में, यूप्लॉइडी के बारे में आप डिटेल पढ़ेंगे जब एबिरेशन, क्रोमोसोमल एबिरेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। क्रोमोसोमल एबिरेशन के बारे में पढ़ेंगे नंबर के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे क्रोमोसोम्स में क्या एबिरेशन पाए जाते हैं, जब उसे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे यूप्लॉइडी के बारे में, मोनोप्लॉइडी के बारे में, जहाँ पे हम नलीसोमी, ट्राइसोमी, ये सारी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सारे वहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अगर इनके यूप्लॉइडी की बात की जाए तो इसमें हैप्लॉइड्स आते हैं N, डिप्लॉइड्स आते हैं 2N, ट्रिप्लॉइड्स आते हैं 3N,
और टेट्राप्लॉइड्स आते हैं जिन्हें हम 4n के नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर गैमीट्स की बात करें तो नॉर्मली ये क्या करते हैं, एक सेट क्रोमोसोम का कंटेन करते हैं जिसे हम हैप्लॉइड कहते हैं। जनरली एक सेट कंटेन करते हैं जिसे हम हैप्लॉइड करते हैं और डिनोट करते हैं इसे n से, स्मॉल n से, ठीक है। अगर वहीं सोमैटिक सेल की बात करें, सोमैटिक सेल, तो सोमैटिक सेल जनरली क्या होते हैं, 2 सेट क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिन्हें हम डिप्लॉइड कहते हैं और 2n से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा बात कर लें क्रोमोसोम के साइज के ऊपर, ठीक है, तो अगर क्रोमोसोम के साइज की बात करें तो दिन यहाँ पे फिर सेल डिवीजन की बात की जाएगी कि अगर बात की जाए अदर सेल ऑर्गेनेल के कंट्रास्ट में, तो साइज जो होते हैं क्रोमोसोम का वो बहुत रिमार्केबल वेरिएशन शो करते हैं। स्टेज पे डिपेंड करता है सेल डिवीजन के, सेल डिवीजन का जो स्टेज होता है उसके हिसाब से ये जो होते हैं क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं, वेरिएशन यानी कि भिन्नता शो करते हैं, ठीक है। कि जैसे अगर आप बात करेंगे इंटरफेज की, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, इंटरफेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रोमोसोम जो क्या होता है बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है और थिनेस्ट, ठीक है। जब आप सेल साइकिल पढ़ते हैं इस तरीके से सेल साइकिल, तो सेल साइकिल को कई सारे फेज में G1 G2 M फिर G1, ठीक है, इंटरफेज G2 और M फेज इस तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर जब हम बात करते हैं इंटरफेज की यहाँ पे, तो इंटरफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम लॉन्गेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है और बहुत ज़्यादा पतला होता है, ठीक है। वहीं जब हम सेल साइकिल के प्रोफेज में एंटर करते हैं, ठीक है, जो कि आपकी M फेज जो होता है जिसको कि मियोटिक फेज भी कहते हैं, मियोटिक फेज के जब आप प्रोफेज में एंटर करते हैं, ठीक है, प्रोफेज में क्या होगा आप देखने को पाएंगे कि यहाँ प्रोग्रेसिव डिक्रीज होता है लेंथ में, किसके जो आपका क्रोमोसोम लॉन्गेस्ट था अब वो धीरे धीरे क्या होगा लेंथ में घटने लगेगा और थिकनेस इसकी बढ़ने लगेगी, क्योंकि इसको क्या होना, अरेंज होना, अब न्यूक्लियस के अंदर जाके बहुत अच्छे से अरेंज होना है। अगर एनाफेज की वही बात करें तो यहाँ पे क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा स्मॉल पाया जाता है। अगर वहीं मेटाफेज की बात करते हैं तो क्रोमोसोम यहाँ पे मोस्ट इजिली ऑब्जर्वेबल होता है। स्टडी आप इसको मेटाफेज के ड्यूरिंग करते हैं, क्योंकि मेटाफेज के ड्यूरिंग ही आप देखते हैं सेल साइकिल जब चलती है तो ये इक्वेटोरियल प्लेट पाई जाती है और इस तरीके से यहाँ पे क्या होते हैं आपके क्रोमोसोम आके अरेंज हो जाते हैं। इस तरीके से क्रोमोसोम दोनों तरफ से क्या होंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आसानी से आप क्या करते हैं, क्रोमोसोम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, थिक हो जाता है, बहुत शॉर्ट हो जाता है और बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। मैंने बताया जैसा कि बीच में इक्वेटोरियल प्लेट पाया जाता है और उस पर बहुत अच्छे से क्रोमोसोम क्या होंगे, आके अटैच हो जाते हैं, इस तरीके से आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है, क्रोमोसोम अटैच हो जाएंगे। तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि क्रोमोसोम मेजरमेंट जनरली जो होता है माइटोटिक डिवीजन के मेटाफेज में ही देखा जाता है, ठीक है। साइज ऑफ क्रोमोसोम की बात करें माइटोटिक फेज में एनिमल और प्लांट स्पीसीज की, तो ये जनरली वेरी करते हैं। यहाँ पे अगर एनिमल की बात करें तो ये 0.5 से 32 मिलीमीटर तक हो सकते हैं, माइक्रोन तक हो सकते हैं लेंथ में। और अगर प्लांट की बात करें तो ये 0.2 म्यू से 3.0 म्यू डायमीटर तक हो सकता है, ठीक है। अगर लॉन्गेस्ट मेटाफेज क्रोमोसोम की बात करें तो ये ट्रिलियम का होता है, जो कि कितना होता है, 30 म्यू का होता है, ठीक है, 30 म्यू का होता है। अगर जाइंट क्रोमोसोम की बात करें, जो कि आपको 2 जाइंट क्रोमोसोम पढ़ने हैं, जिसमें आपका आता है क्या, लैंप ब्रश क्रोमोसोम, 2 जाइंट क्रोमोसोम आपको पढ़ने हैं, लैंप ब्रश आप नाम से ही समझ रहे होंगे, लैंप के ब्रश की तरह जो दिखे, और पॉलीटीन क्रोमोसोम, ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम, ये 2 जाइंट क्रोमोसोम आपको पढ़ने भी हैं। जाइंट क्रोमोसोम का मतलब होता है ये जो नॉर्मल क्रोमोसोम आपका दिख रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम, ये इससे काफ़ी बड़े, ठीक है, काफ़ी बड़े हो जाते हैं, इसलिए इन्हें जाइंट का मतलब क्या होता है, राक्षस, जो नॉर्मल साइज से अपने ओवर साइज हो जाए, ठीक है। तो ये आपके डिप्टेरा में ये 300 म्यू से 10 म्यू इन डायमीटर हो सकते हैं, ठीक है। अगर इन जनरल बात करें तो प्लांट के जो क्रोमोसोम होते हैं वो लॉन्गर होते हैं एनिमल के कंपैरिजन में, ठीक है। स्पीसीज जो होती हैं लोअर क्रोमोसोम नंबर है लॉन्ग क्रोमोसोम देन हैविंग हायर क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। स्पीसीज टू स्पीसीज भी इनका नंबर क्या होता है, वेरी कर सकता है। अगर हम बात करें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, देन हम कल उसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम के अगर के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो बेसिकली 8 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपका आता है सेंट्रोमियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, काइनेटोकोर, जिसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या काइनेटोकोर भी कहते हैं। दूसरा क्रोमेटिड हो गया, क्रोमेटिन्स होते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है टीलोमियर, क्रोमोमियर एंड क्रोमोनिमा मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है
कि क्या क्या स्ट्रक्चर आपको पढ़ने हैं। जो ये क्रोमोसोम का हेड पार्ट होता है, ठीक है, ये जो हेड पार्ट पाया जा रहा है इसे हम क्या नाम देते हैं, टीलोमियर। एंड पे पाया जाता है, टेल पे पाया जाता है, तो इसे नाम दे रहे हैं टीलोमियर, ठीक है। और बात करें अगर ये जो बीच में पाया जाता है, बीच में, इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर, ठीक है, इसे हम नाम देते हैं सेंट्रोमियर। और ये दोनों तरफ जो पाए जाते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम के आर्म, और इनकी भी नेमिंग होती है पी आर्म एंड क्यू आर्म। ये दो आर्म पाए जाते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अगर बात करें तो यहाँ पे एक कॉन्स्ट्रिक्ट पाया गया, ठीक है, इसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्ट या सेंट्रोमियर कह रहे हैं। और फिर देख रहे हैं उसके ऊपर जाने के बाद एक और कॉन्स्ट्रिक्ट, मतलब इस तरीके से धंसा हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है, एक और कॉन्स्ट्रिक्ट पाया जा रहा है जिसे हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्ट या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहते हैं। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन के बारे में इसके पहले जब मैंने न्यूक्लियस पढ़ाया था, न्यूक्लियस में जब न्यूक्लियोलस पढ़ाया था तो वहां पे मैंने इसका नाम आपको लिया था, मैंने कहा था आगे इसका यूज आएगा, ठीक है। यहाँ ऊपर की तरफ एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो ये आपका क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के ऊपर इस तरीके से एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम नाम देते हैं सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट नाम देते हैं। ये भी पाए जाते हैं, बीच बीच में इनके बैंड पाए जाते हैं जिसे हम हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है, कलर के बेसिस पे हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन नाम देते हैं, ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन नाम देते हैं। तो इसके बेसिस पे ये नाम पाए जाते हैं। इनको भी आप पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या स्ट्रक्चर होता है, हेट्रोक्रोमेटिन का, यूक्रोमेटिन का रेप्लिकेशन आपके कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो कुल मिला के जो 8 स्ट्रक्चर का मैंने आपको नाम बताया है, ये जो 8 स्ट्रक्चर के मैंने आपको नाम बताया जिसमें कि सेंट्रोमियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्ट, काइनेटोकोर, ये सब आते हैं, इसको मैं थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ। डायग्राम तो मैंने आपको दिखा दिया था। अगर सेंट्रोमियर की बात करें तो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ बीच में कॉन्स्ट्रिक्ट पाया जाता है, इस तरीके से क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, सेंटर में पाए जाते हैं क्रोमेटिड या स्पिंडल फाइबर के से ये अटैच होते हैं। ये क्या करता है, मूवमेंट जो होता है क्रोमोसोम का सेल डिवीजन के टाइम पे उसको फंक्शन करता है, क्या करता है, मूवमेंट। इस तरीके से जब सेल देखते हैं आप, इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं दोनों सेल, ठीक है, ये एक इधर और एक इधर, ये बीच में इक्वेटोरियल प्लेट पाया जाता है। तो ये जो मूवमेंट होता है इसका, ये सेंट्रोमियर की ही वजह से होता है। देन अगर हम क्रोमेटिड की बात करते हैं तो क्रोमेटिड क्या होता है, सेल डिवीजन के टाइम में क्रोमोसोम जो होते हैं डिवाइड हो जाते हैं 2 हाफ आइडेंटिकल स्ट्रैंड में, जो कि सेंट्रोमियर से, इस तरीके से सेंट्रोमियर से ये ज्वाइन है, ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन है। जब क्या होगा, आपका सेल डिवीजन होगा तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रोमियर अलग हो जाता है, ठीक है। तो जो क्रोमेटिड होता है ये हाफ द क्रोमोसोम को ज्वाइन करता है, ठीक है, और हर क्रोमेटिड में डीएनए और पाया जाता है जो कि सेपरेट हो जाता है एनाफेज के टाइम पे, ठीक है। जो दोनों क्रोमेटिड होंगे वो अटैच्ड होते हैं सेंट्रोमियर से। क्रोमोसोम उनको कब कहा जाता है, जब अगर एक एक स्ट्रैंड पाया जा रहा है, ठीक है, ये एक एक अलग अलग स्ट्रैंड पाया जाता है, तब इसे हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिड्स कह रहे हैं। और अगर यही स्ट्रैंड बाद में ज्वाइन होकर क्या कर रहे हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर जब बना ले रहे हैं, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम। अब हम बात कर लेते हैं क्रोमेटिन की। तो क्रोमेटिन की अगर बात करें तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स्ड डीएनए होता है, प्रोटीन दैट फॉर्म्स क्रोमोसोम विद इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिन। जो डीएनए के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपके क्रोमोसोम के अंदर पाए जा रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिन कह रहे हैं। जो क्या करते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं न्यूक्लियस में यूकैरियोटिक सेल के। जो न्यूक्लियर डीएनए होते हैं वो हाईली कंडेंस्ड होते हैं, मतलब कंडेंस बहुत ज्यादा घने होते हैं, रैप होते हैं न्यूक्लियोलर प्रोटीन के, न्यूक्लियर प्रोटीन जो कि NOR पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग जो स्ट्रक्चर होता है उसके किनारे क्या होंगे, ये अंदर में क्या करेंगे, एक ऑर्डर में फिट हो जाएंगे और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। अगर अदर वर्ड में बात करें तो ये प्रेजेंट एज अ फ्री लीनियर स्ट्रैंड। अगर फ्री लीनियर स्ट्रैंड में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, जिसमें क्या होते हैं, द क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। जब क्रोमेटिन किसे हम कह रहे हैं, जिसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन पाया जा रहा है, देन उस स्ट्रक्चर हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिन कह रहे हैं। अगर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्ट की बात करें तो ये न्यूक्लियस को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या होता है, NOR रीजन में जनरली क्या होता है, इट इज जनरली प्रेजेंट फॉर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। NOR रीजन के लिए ये प्रेजेंट होता है। अगर हम टीलोमियर की बात करें तो ये टर्मिनल रीजन पे पाया जाता है हर क्रोमोसोम के,
ठीक है। हर क्रोमोसोम के ऊपर मैंने आपको टर्मिनल रीजन पे इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाया, तो यहाँ जो ये टेल पाया जा रहा है, टर्मिनल एंड पाया जा रहा है, इसे हम क्या कर रहे हैं, टीलोमेयर कर रहे हैं। अगर वही बात करें क्रोमोनीमा की, तो थ्रेड लाइक कॉइल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो होते हैं अलॉन्ग विच क्रोमोमियर्स आर अरेंज्ड, जिसके साइड में क्या होते हैं, क्रोमोमियर्स अरेंज होती हैं। थ्रेड लाइक कॉइल्ड फिलामेंटस, थ्रेड लाइक क्या होंगे, कॉइल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होंगे, जिसके अराउंड में क्या होगा, क्रोमोमियर अरेंज होगा। ठीक है, ये क्या करता है, क्रोमोसोम के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये साइट ऑफ जीन बियरिंग, जीन यहाँ पे इस साइट पे क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोनीमा। बात करें क्रोमोमियर्स की, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है। ये क्या होता है, बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोमियर्स, जो कि थ्रेड ऑफ क्रोमोनीमा पे प्रेजेंट होते हैं। जो थ्रेड ऑफ क्रोमोनीमा है उस पे बीड लाइक, इस तरीके से बीड लाइक, मैं कलर चेंज कर दूं, इस तरीके से बीड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, जिसे हम क्या कह रहे हैं, क्रोमोनीमा कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं रो में, एक क्रोमोनीमा के साथ एक रो में अरेंज होते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कांस्टेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग जीन्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये बात तो मैंने आपको कई बार बताई है। अगर मैट्रिक्स की बात करें, पेलिकल जो होते हैं इज द मेम्ब्रेन सराउंडिंग ईच ऑफ द क्रोमोसोम। एक पेलिकल स्ट्रक्चर होती है। पेलिकल आप सबने जब आपने इन्वर्टिब्रेट्स पढ़ा होगा तो पैरामीशियम वगैरह पढ़ा होगा, तो पैरामीशियम वगैरह में जो आउटर लेयर पाई जाती है हम उसे पेलिकल कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो न्यूक्लियस की क्रोमोसोम की आउटर लेयर होती है उसे हम पेलिकल कहते हैं। पेलिकल के अंदर ही क्या होता है, मैट्रिक्स इज अ जेली लाइक सब्सटेंस हो जाता है, जो पेलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये नॉन जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन नहीं करता है, सिर्फ बाहर की कवरिंग पाई जाती है। उसकी बाहर की कवरिंग के अंदर थोड़ा थोड़ा जेल मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स आपने माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में भी देखा होगा। अब आगे के लेक्चर्स में हम और चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे क्रोमोसोम के नंबर के बेसिस पे जानेंगे कि क्या क्या उसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एसेंट्रिक के बारे में आपने सुना होगा। देन हम यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में जानेंगे कि ये दोनों स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्या जरूरत है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में डिवाइड करने की। आज के लेक्चर में बस इतना ही। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आगे हम और भी आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कि सेंट्रोमियर क्या होता है, सेट क्रोमोसोम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।